नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। आज मुजफ्फरनगर से हमारे साथ हैं डॉक्टर आभा अत्रे, जो सीएमएस है सिटी हॉस्पिटल में। आज हम इनसे जानेंगे इनका जीवन परिचय, कहाँ से शुरुआत हुई और इस लेवल तक पहुंचते पहुंचते कितने इन्होंने संघर्ष किए। जी मैडम, अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। जैसे कि छोटी बच्ची थी आप, क्या आपके भी ऐसे सपने थे कि डॉक्टर वाले खिलौनों से खेलती थी, या कुछ सपना था डॉक्टर ही बनने का, या कुछ और था माइंड में? जी, मैं डॉक्टर आभा अत्रे और मेरा जन्म मेरठ में हुआ 18 जून 1964 में। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं अपने घर में जब पैदा हुई तो मैं अपने घर में तीसरे नंबर की लड़की थी। तो मेरे घर में मुझे लेके उस टाइम पे मतलब जो दादी बाबा थे उनको ये हुआ कि लड़की आ गई तीसरी भी। तो वो बहुत निराश थे। जैसा समय था, लड़कियां जो मानी जाती थी कि भाई ज्यादा हो गई तो दिक्कत होगी। लेकिन मेरे जो अपने पेरेंट्स थे, मेरे मम्मी, मेरे फादर, उन लोगों को तो दिक्कत नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं, बच्चा आया है और इसका स्वागत होना चाहिए और ये सब चीजें नहीं। तो मेरे घर में वैसे बेटी बेटा बिल्कुल समान थे, समान ही पढ़ाया गया, समान ही हो। लेकिन जो अड़ोसी पड़ोसी हैं या जो रिलेटिव है, वो जरूर जब आके कहते थे अरे तीन लड़कियां हो गई या तीसरी लड़की है और बेटा हो जाता या बेटा, तो मुझे ये चीजें जब भी मैंने सुनी, जब से मैंने होश संभाला, तो मुझे खराब लगती थी। तो मेरे मन में ये बचपन से ही था कि लड़की लड़के में ऐसा क्या है कि सब चाहते हैं कि लड़का हो, और लड़की क्या होते हो से दुखी हो जाते हैं या उदास हो जाते हैं। तो मैं यही पूछती थी कि एक लड़का ही क्या ही कर सकता है। लड़का भी तो मान लो पेरेंट्स इसलिए चाहते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा और वो नौकरी करेगा और हम उसके पास रहेंगे। तो जो लड़का कर सकता है वो लड़की क्यों नहीं कर सकती? मतलब मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं भी करूंगी, मैं भी कुछ, मुझे बनना ही है, मुझे बन के दिखाना है कि लड़का भी ज्यादा अच्छा भी बनेगा। लड़की उस टाइम पे यही था कि इंजीनियर डॉक्टर बड़ी बातें थी कि हाँ डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर। मैंने कहा मुझे बनना है। फिर अंदर से मुझको डॉक्टर का मतलब बनने का शौक अंदर से ही था। मेरी मम्मी को भी था। मेरी मम्मी को जब वो मतलब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, लेडी हार्डिंग में उनका ऑपरेशन हुआ था तो गॉल ब्लैडर का। तो उन्हें ये था कि मेरी जो बेटी है, यदि बेटी होगी तो मैं उसे भी डॉक्टर बनाऊंगी, जैसे वहां पे सारी लेडीज थी जो डॉक्टर थी, वो उससे बहुत इम्प्रेस हुई थी। तो उनका तो था ही, या तो उनकी भी सुन के या कैसे, लेकिन मेरे को बचपन से ये था कि हाँ मैं डॉक्टर बनूंगी, बन के दिखाना है मुझे। अच्छा, कितनी उम्र रही होगी आपकी जब आपने पहली बार ये बस जब सपना भी देखा? मैंने होश संभाला 4-5 साल, इतना ही याद है मेरे को। जी तो जो भी वहाँ पे मेरठ में, क्योंकि मेरा जन्म हुआ था, तो नौचंदी लगा करती है वहाँ पे। जी तो मैं जब भी नौचंदी जाती थी, मैं अट्रैक्ट उस जो डॉक्टरी वाले सेट आया करते थे तब, खिलौने, जी तो मैं हमेशा वो सेटों वाले ही सेट लाती थी। और आपको बताऊं, जो राखियां होती हैं पहले वो फोम के उसमें आती थी राखियां, जी। तो उनका फोम लेके और ऐसे ही झूठ मूठ ये लगा के कि किसी को देखा होगा कि हाँ इससे जी जी। स्वाब की तरह करना है, और डॉक्टर और इसका खेल खेला करते थे मैं और मेरी दीदी। जी तो उसके जी इसको सपने को पूरा करने में क्या क्या संघर्ष करना पड़ा? सपने को पूरा करने में मुझे तो पढ़ाई ही करनी थी। खैर मैंने पढ़ाई करी। बाकी मेरी मम्मी ने और मेरे फादर ने तो मेरा बहुत सहयोग ही करा कि जो बच्चा जहाँ तक पढ़ेगा हम पढ़ाएंगे, हम इनकी पढ़ाई नहीं रोकेंगे, चाहे जो भी हमारा खर्चा हो। उनको भी मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा मतलब कंपटीशन दिया। उससे पहले कोचिंग की बात आई तो कोचिंग में उस टाइम पे भी जो चारों सब्जेक्ट की कोचिंग होती थी, तो उसमें मेरठ में ही 100-100 रुपए महीना या 600-600 पूरे कोर्स के ऐसे जाते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये आपका बायोलॉजी और बॉटनी के। तो मेरी मम्मी ने एक एक महीने पे जाके उनके 100-100 रुपए देने होते थे, जैसे 400-400 महीने का पर मंथ का खर्च मान लीजिए। तो मैंने, अम्मा जी ने कहा कि नहीं मैं तुम्हारे फादर से बात करूंगी और वो तुम अपनी कोर्स कर लेना। मैंने कहा नहीं, मैं पिताजी पे इतना बोझ नहीं डाल सकती कि उनपे, मतलब वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में थे, ब्लॉक में थे, एडीओ थे। तो उस टाइम मुझे लगता है 600-700 तो तनख्वाह उनकी ही होती होगी बेसिक पे। जी, कम तो होती मुझे थी। ये लगता था कि नहीं, मैं इतना बोझ तो उन पे नहीं डालूंगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं उन्हें 2 की बात करती हूँ, 2 मेरे पास जो मेरे जुड़े हुए पैसे हैं, मैं उनसे कोचिंग कराऊंगी और तुम अपनी कोचिंग कर लो। तो उन्होंने मेरे को हौसला दिया और मैंने कोचिंग करी। फिर पूरा साल हो गया, चलिए कोचिंग मेरी चलती रही। जब मेरा कंपटीशन देने का जिस दिन समय आया, तो उससे पहले दिन मेरे फादर मुझसे मिलने आए। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी कि अगर मेरा नहीं हुआ तब क्या होगा। तो मेरे फादर ने, लेकिन इतने अच्छे थे, उन्होंने समझाया कि तुमने मेहनत करी है
और तुम तो बड़ों का नाम लेके, ईश्वर का नाम लेके अपना पेपर दो, ईश्वर जो करेगा वो अच्छा होगा और अच्छा ही होगा। और मैं मेरे को रिलैक्स कर दिया। मुझे ये था मतलब मेरे ऊपर इतना पैसा खर्च हुआ है, यदि मेरा नहीं हुआ तो उनका दिल टूटेगा। बिल्कुल। पर उन्होंने मुझे एकदम रिलैक्स कर दिया कि नहीं, तुम आगे पढ़ोगी वो भी अच्छा है, बीएससी अपनी जो भी करोगी, और जो ये करोगी ये भी अच्छा है। तो इसके लिए तो मन पे बोझ नहीं रखना, जो तुम्हारी किस्मत का था वो तुम्हारे पे खर्च हो गया और तुम्हारा अच्छा ही होगा। तो बस ये था लक कि मेरा उसी बार सिलेक्शन हो गया और आगरा एसएनएमसी में 1983 बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा मैडम, लाखों लड़कियां सपना देखती है डॉक्टर बनने का। बचपन से बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे आपने बताया, इसी तरीके से डॉक्टर वाले खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन सबके सपने पूरे नहीं हो पाते। आप अपने एक्सपीरियंस से क्या बताना चाहेंगे उनको, जो आजकल की जो बच्चियां हैं इस तरह के सपने देख रही, क्या उनको करना चाहिए जो आपके मुकाम तक पहुंच सके? मेरा उनसे यही कहना है कि बस वो अपना 100% देने की कोशिश करें, वो मेहनत करें और बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दें। और बिना टेंशन के जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा माइंड बहुत अच्छे से ग्रहण करता है उसको। जब हम टेंस हो जाते हैं तो हमने जो पढ़ा है, जो समझा है, वो भी नहीं रहता दिमाग में। जैसे हम मान लो सपोज हम किताब लिए बैठे हैं और हम टाइम तो पढ़ रहे हैं, किताब रखी है, लेकिन हमारा दिमाग इधर उधर जा रहा है। तो पूरा फोकस अपना वहां रखें जो उन्होंने करने का सोचा है, और मुझे नहीं लगता कि उन्हें वहां सफलता नहीं मिलेगी। उन्हें जरूर सफलता मिलेगी यदि वो अपना फोकस वहीं रख के अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा मैडम, जो आज का हमारा प्रोग्राम है, 9 दिन 9 देवियां, आपने देखा होगा कि हमारे हिंदू समाज में महिला को देवी का दर्जा दिया जी गया है, जी तो व्रत वगैरह रखती हैं सारी। कुछ ऐसा डाइट चार्ट बताना चाहेंगे जो महिलाएं व्रत रखी हुई हैं, कोई वीकनेस ना आए उनमें, किसी तरह का कोई बीपी वगैरह लो ना हो, कुछ ऐसा बताएंगे उनको? फलाहार ही करना होता है, फलाहार करने से कोई वीकनेस नहीं आती है। फलाहार करें, वो शाम को एक टाइम जो लोग खा लेते हैं वो अपने फलाहार में ही जो सेंधा नमक तो वैसे भी फायदा करता है हमें, उसमें पोटेशियम सॉल्ट होता है तो बीपी भी नहीं बढ़ता, मतलब ठीक रहता है। तो अपना वही करें और ध्यान योग ये भी करें हल्का हल्का, तो कोई समस्या नहीं आएगी फल खाने से। ठीक है। अब बात करते हैं आपके हॉस्पिटल की। जब से आप यहाँ पे आई हैं, इसको आपने प्राइवेट हॉस्पिटल के लेवल का बना दिया है, ऐसा लोगों का कहना है। इन मरीजों से हमारी बात होती है इस विषय में, जो सुविधाएं आप दे रहे हैं यहाँ पे, कैसे दे पाते हैं इतनी अच्छी सुविधा? नहीं, देखिए ये टीम वर्क है, मैं अकेले तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कोई इंचार्ज हो, हमारा उसका एक विल पावर की नहीं, हमें अपने अस्पताल में अच्छे से अच्छी चीजें करने की कोशिश करनी है। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, पर मेरा स्टाफ भी बहुत सहयोग करता है, बहुत अच्छा है, बहुत जो उनसे कहा जाए वो करते हैं। यदि उनसे गलती भी हो जाती है तो भी मैं हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, पर वो हमेशा हर नया सीखने की, हर अच्छा करने की पूरी टीम हमारी कोशिश करती है, तभी हम कामयाब हो पाते हैं। तो उन्हीं के सहारे ही मैं बस उनके लीडर पर्सन हूँ कि हाँ मैं इंचार्ज हूँ, लेकिन सारा जो योगदान है वो उन लोगों का है। कुछ चीजें ऐसी हैं हाँ जो मेरा मेरा विजन भी था कि जैसे कायाकल्प में ही एक बाद में एक पहले तो आया था बियॉन्ड बाउंड्री करके एक चीज है, फिर हमारे यहाँ ये भी आया था कि जैसे अपने स्टाफ के लिए भी हम कुछ ऐसा बनाएं कि उनको भी रिलैक्सेशन मिल सके। तो उसके लिए हमने सोचा और एक एक स्टेप बाय स्टेप हमने अपने यहाँ पे एक योगा रूम बनाया, मीन्स रिक्रिएशन रूम बनाया, मतलब वो रिलैक्स भी कर सकते हैं वहाँ पे कुछ इंडोर गेम्स भी हैं और जैसे टीटी वगैरह का भी है, लूडो वगैरह का भी है, सब चीजें हैं कि थोड़ा रिलैक्स कर लें वहाँ जी। के। और डेली हम 2 से 3 अपने यहाँ एक योगाचार्य जी हैं, योगेश जी, उन्हें बुलाते हैं ताकि हमारा स्टाफ वहां पर जाके रिलैक्स भी हो सके, फिजिकली भी, मेंटली भी, और अपनी ड्यूटी से के बाद में वो चीज कर सके। मैडम, ये आइडिया आपको कहाँ से आया जो आपने स्टाफ के लिए बताया कि इतनी सुविधाएं दे रही है? देखिए, हमने दिल्ली के हॉस्पिटल भी देखे हैं, ऐसी सुविधाएं नहीं होती स्टाफ के लिए। वो पूरा दिन, मतलब इतना प्रेशर होता है, मैन पावर कम होती है, पेशेंट बहुत ज्यादा आते हैं। ये एमएनसी कंपनी है जैसे गूगल वगैरह, ये सब इस तरह की करते हैं, लेकिन एक सरकारी हॉस्पिटल में आगे लेके आए तो कहाँ से मिला आपको? देखिए इसमें तो ये आया तो ऊपर से ही था, जी। चीजें मेरे से पहले ही ये कायाकल्प में बता रही हूँ चल रहा है, तो इसमें फील्ड धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं। तो उसमें एक ये फील्ड ये भी जुड़ा था और उसका एक पार्ट आया था ये भी कि आपके जो स्टाफ है वो कैसे खुश और कैसे वो रहेगा, रिलैक्स रहेगा, तो उसके लिए आप ये सुविधाएं कर पाए। तो नंबर है हर चीज के, तो ये मैंने सोचा कि नहीं ये होना चाहिए हमारे यहाँ। तो शुरुआत करी, तो एक एक स्टेप अब जब हमारे पुराने डीएम सर थे अरविंद मल्लारी जी,
तो उन्होंने भी ये उनसे मैंने जैसे हमारा पहले बन गया पर वहाँ गर्मी थी तो हर वक्त हम नहीं वहाँ जाके चीजें वो उतनी हो नहीं पा रही थी, तो उनसे कहा कि सर पैसा हमारे ही कायाकल्प का था